This video is for educational purposes. Everything you will be hear or see in this video taken from books, from social media and from the internet which is available to the public. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आपका हमारे चैनल मिस्टिका क्राइम में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने दुनिया में अब तक बहुत सारे खूंखार क्रिमिनल्स को देखा व उनके बारे में सुना होगा, लेकिन जिसके बारे में आज हम बताने जा रहे हैं वो खुद एक सेलिब्रिटी से कम नहीं है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया में 2 फिल्में द सर्पेंट और मैं और चार्ल्स बनाई जा चुकी है। और इतना ही नहीं, चार्ल्स के ऊपर कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। तो दोस्तों, आज हम द हैंडसम पिकनिक किलर चार्ल्स सोबराज की बात करने जा रहे हैं, जो अपने अट्रैक्टिव लुक्स के कारण अपनी बातों के जाल में हर किसी को फंसा लिया करता था, और खासकर लड़कियों को या फिर टूरिस्ट कपल्स को। और ऐसा क्या हुआ जो कि चार्ल्स सोबराज को पिकनिक किलर भी कहा जाने लगा? आइए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और इससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इसी तरह की आगे भी वीडियोस मिलती रहें उसके लिए साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, चार्ल्स सोबराज का पूरा नाम हेडचंद भवनानी गुरमुख सोबराज नाम था। इसका जन्म 6 अप्रैल 1944 को वियतनाम के सबसे बड़े शहर साई गांव में हुआ था। चार्ल्स अपनी मां और अपने सौतेले बाप के साथ फ्रांस में रहा करता था। बहुत जल्द ही बचपन की छोटी छोटी गलतियों के चलते चार्ल्स 16 साल की उम्र से ही उसका उठना बैठना स्मगलर्स और चोर उचक्कों के साथ हो गया था। लेकिन उसे 1963 में पहली बार 19 साल की उम्र में जेल हुई थी। तो मान लो उसे एक अपना इरादा पूरा करने के लिए एक डायरेक्शन से मिल गई, क्योंकि जेल में एक कैदी फेलिक्स डी स्कॉर्गे भी था, जो कि बहुत पैसे वाला था, और उसके साथ जेल में रहते हुए चार्ल्स सोबराज ने बहुत अच्छी दोस्ती कर ली। जेल से पैरोल मिलते ही चार्ल्स और फेलिक्स एक ही कमरे में साथ रहने लगते हैं। अब फेलिक्स इतने पैसे वाला था तो उसकी जान पहचान भी काफ़ी अमीर लोगों से थी, और बड़ी बड़ी पार्टियों में भी आना जाना फ्लेक्स के लिए नॉर्मल था। तो चार्ल्स भी फ्लेक्स के साथ इन पार्टियों में आता जाता था, और चार्ल्स सोबराज अपने अट्रैक्टिव लुक्स के कारण बड़े बड़े घर की लड़कियों को अपने जाल में फंसा लेता था और उन्हीं को पैसों से और ज्वेलरी के साथ लूट लेता। इसी क्रम में चलते हुए एक दिन चार्ल्स की मुलाकात संटेल कम्पेनन नाम की लड़की से हुई, जिसे चार्ल्स ने अपने प्यार में फंसा लिया और फिर उसी से शादी कर ली। उस लड़की को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसने एक भयानक क्रिमिनल से शादी कर ली है। उसी रात कार चोरी के जुर्म में उसे 8 महीने की जेल हो जाती है, और जैसे ही चार्ल्स वहां से छूटता है वो और उसकी पत्नी एशिया भाग जाते हैं। और इसी के साथ अब ये दोनों एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते और विदेशी लोगों को लूटते, यहाँ तक कि वो उन विदेशी लोगों के पासपोर्ट चुरा लिया करते और फिर उन्हीं पासपोर्ट से खुद की फेक आइडेंटिटी बना के दूसरे देश पहुँच जाते और फिर से वही चोरी डकैती का काम दोबारा करते। ऐसे ही करते करते वो 1970 में भारत आ जाता है, जहाँ पर आते ही उसकी पत्नी एक बेटी को जन्म देती है। लेकिन बेटी को जन्म देने के बावजूद भी चार्ल्स सोबराज अपने खर्चे उठाने के लिए चोरी, गैम्बलिंग जैसे क्राइम्स किया करता था। चार्ल्स मुंबई से दिल्ली चला जाता है और वहाँ जाकर वो एक लोकल बदमाश से मिलकर दोस्ती कर लेता है, जिसकी वो 2 गन लेके वहाँ से भी फरार हो जाता है और गन स्मगलिंग का बिजनेस शुरू कर देता है। पर उसमें वो एक दिन पुलिस के हत्थे लग जाता है। लेकिन जेल में रहते हुए चार्ल्स वहाँ भी अपनी इलनेस का बहाना बनाकर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है और वहाँ से भी चकमा देकर फरार हो जाता है, और वो इंडिया से काबुल जा पहुँचता है, जहाँ पर वो फिर से क्राइम्स करने स्टार्ट कर देता है। उसकी इतनी सारी फेक आइडेंटिटी के कारण एक दिन उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ उसको छोड़कर जाने का फैसला करती है और वो पहुंच जाती है फ्रांस। इसके बाद चार्ल्स को एक और नया पार्टनर मिल जाता है, जिसका नाम था एंड्रे, जो कि चार्ल्स का ही भाई था। इन दोनों ने मिलकर इस्तांबुल में कई सारे क्राइम्स किए, जिसके बाद एथेंस में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। वो दोनों भाई दिखने में एक जैसे थे। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए चार्ल्स ने एंड्रे को चार्ल्स जैसा प्रिटेंड करने को कहा और फिर पुलिस स्टेशन में आग लगाकर फिर से भाग निकला और अपने भाई को 18 साल तक के लिए कैद में फंसा छोड़ जाता है। आखिर ऐसा इंसान किसी का सगा भाई कैसे हो सकता है? ऐसी बातों को जानकर अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कोई आम क्रिमिनल नहीं है, ये साइकोपैथ क्रिमिनल था जो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। वो एथेंस की जेल से भागकर वो थाईलैंड जा पहुंचा और वहां जाकर उसने क्राइम करने की तरीकों में चेंज लाया ताकि पकड़ा ना जा सके। थाईलैंड में अजय चौधरी नाम के एक व्यक्ति से मुलाकात होती है और ये अब दोनों मिलकर नए नए टूरिस्ट से किसी भी तरह से मिलते, उससे दोस्ती करते और उनको ड्रग्स देते, उनकी तबीयत ख़राब करके उनके मसीहा बनकर उन्हें ठीक करते और अपने घर द कैंट हाउस में जगह देते। ये दोनों टूरिस्ट की नज़र में
एक फरिश्ते बनते और टूरिस्ट को खाने में मिला मिलाकर ड्रग्स देते रहते और उन्हें बिल्कुल लाचार बनाकर सारा सामान ले लेते और उन्हें जिंदा जला देते या फिर बेरहमी से पानी में डुबो के मार देते। लेकिन अब भी ऐसे सीरियल किलर के बारे में सुन के आप शॉक नहीं हुए हैं? तो मैं आपको बता दूं कि क्यों चार्ल्स सोब्राज को द बिकिनी किलर कहा जाने लगा। 18 अक्टूबर 1975 में बीच पर एक महिला की डेथ बॉडी मिलती है जिसका नाम था टेरेसा कॉनल्टन। पहले तो लोगों को भी लगा कि शायद इसकी मौत पानी में डूबने से हुई है, पर बाद में पता चला कि इसको ड्रग्स दिए गए थे और बाद में गला घोंटकर मार दिया गया। कुछ समय बाद ही विताली हकीम नाम के एक व्यक्ति की लाश मिलती है और उसके बाद हैंग वितेंजा और उसकी गर्लफ्रेंड कॉकी हेमकर की लाश मिलती है। इन सभी की लाशों में एक कॉमन चीज थी कि सभी लोगों के कपड़े उतरे हुए थे और लड़कियां सिर्फ बिकनियों में मरी पाई गईं। इन सब का जिम्मेदार एक ही शख्स था, चार्ल्स सोब्राज, जिसे न्यूज रिपोर्टर ने द बिकनी किलर नाम दिया। वो एक के बाद एक या तो लोगों को ड्रग्स के हैवी डोज देके मार देता या फिर उन्हें जलाकर मार देता था। यहाँ तक कि उसने अपने साथ काम करने वाले अजय चौधरी को भी मार दिया जब उसे यह महसूस हुआ कि अब इसकी जरूरत नहीं। जब हरमन किनिपनबर्ग नाम के एक यूएसए कपल के केस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था तब पता चलता है कि चार्ल्स एक फेक आइडेंटिटी को यूज कर रहा था। उसके साथ साथ ही उसके लॉकर से फेक पासपोर्ट आइडेंटिटी मिलती है। इसके बाद जब चार्ल्स भाग के थाईलैंड से इंडिया आया तो उसने मैरी के साथ साथ दो और खूबसूरत लड़कियों को अपनी टीम में मिला लिया जिनका नाम था बरबरा और मैरी एलन। इन चारों ने मिलकर कुछ फ्रेंच टूरिस्ट के साथ स्कैम किया और कुछ फ्रेंच स्टूडेंट्स को ड्रग्स देने की कोशिश की, जिसकी वजह से इन्हें 12 साल की सजा सुनाई गई और इन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में पहुंचा दिया। लेकिन चार्ल्स की चार्मिंग पर्सनैलिटी और खूंखार दिमाग के चलते एक बार फिर जेल के अंदर रहते हुए जेल के हर एक अधिकारी को धीरे धीरे अपने जाल में फंसा लिया था। यहाँ तक कि जेल के अंदर उसे सभी सुख सुविधाएं भी मिलने लगती हैं। वो एक दिन अपने बर्थडे में जेल के सभी लोगों के लिए मिठाइयाँ मंगवाता है और उसमें बेहोशी की दवा मिलवाकर सभी लोगों को खाने को दे देते हैं और जब वो बेहोश हो जाते हैं जेल के ही दो दोषियों के साथ फिर से फरार हो जाता है, पर उसे पुलिस फिर से पकड़ लेती है और उस पर फिर से और धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कुछ सालों के लिए जेल भेज देती है। कहा यह भी जाता है कि चार्ल्स जानबूझकर फरार होता है ताकि उसे फिर से और कुछ सालों के लिए अंदर भेज दे, क्योंकि थाईलैंड की सरकार उसे 5 लोगों की हत्या के जुर्म में फांसी ना दे दे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि चार्ल्स सोब्राज कितना शातिर होता है। इसके बाद 1997 में वो फ्रांस जा पहुंचता है और वहाँ वो एक सेलिब्रिटी की जिंदगी जीने लगता है, क्योंकि उसके ऊपर कई राइटर्स अपनी बुक्स लिखते हैं तो कुछों को वो अपना इंटरव्यू लेने के लिए पैसे चार्ज करता। यहाँ तक कि चार्ल्स सोब्राज के ऊपर 2-3 फिल्में भी बनाई गई जिसमें चार्ल्स ने कई हजार डॉलर्स में कमाई की। अब फ्रांस में उसकी ज़िंदगी ठीक ठाक चल ही रही थी कि वो 2003 में नेपाल आता है। तब शायद उसके लक ने भी उसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि 1975 के आसपास उसने नेपाल में 2 विदेशी नागरिकों की हत्या की थी। अब की बार उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। उसने कई बार कोशिश भी की थी जेल से बाहर निकलने की, पर वो नाकामयाब रहा। उसने जेल में रहते हुए अपने ही वकील की लड़की के साथ दोस्ती करनी शुरू कर दी जिनका नाम था नीता विश्वास, जो कि खुद भी पेशे से लॉयर हैं, और 9 अक्टूबर 2008 को नीता विश्वास से शादी कर ली। शादी के वक्त चार्ल्स की उम्र 64 साल थी और नीता की 22 साल। इसी कारण से नीता विश्वास ने भी खूब सुर्खियां बटोरी और एक चांस इसीलिए ही नीता विश्वास को बिग बॉस में भी मिल गया। अब चार्ल्स की ज्यादा उम्र के चलते नेपाल पुलिस चार्ल्स को जेल में नहीं रख सकती थी, तो चार्ल्स को 78 साल की उम्र में 23 दिसंबर 2022 को नेपाल की जेल से रिहा कर फ्रांस भेज दिया जाता है। तो ये थी साइकोपैथ क्रिमिनल द बिकनी किलर चार्ल्स सोब्राज की स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे फिर से मिलेंगे एक और नई सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।